हम अपने चारों तरफ जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं उनमें मुख्य रूप से दो प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। एक वे वस्तुएं जो लिविंग थिंग्स के नाम से जानी जाती हैं, जिन्हें सजीव वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो नॉन लिविंग थिंग्स के नाम से जानी जाती हैं, उन्हें निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। निर्जीव वस्तुएं किसे कहते हैं और सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं? हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली वे वस्तुएं या वे रचनाएं जिनमें जीवन के लक्षण नहीं पाए जाते, अर्थात गति, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन एवं संवेदनशीलता का गुण नहीं पाया जाता, उन्हें निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। और वे वस्तुएं जिनके अंदर ये सारे गुण अर्थात गति, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन, संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, उन्हें सजीव वस्तुएं कहते हैं। क्या अब तक हमने कभी सोचा है कि ये जो सजीव वस्तुएं हैं, इनके निर्माण की इकाई क्या है? जैसे हम कभी कहते हैं कि कोई बड़ी से बड़ी मकान हो, छोटी से छोटी मकान हो, वह ईंटों से मिलकर बनी होती है, तो कहा जाता है कि ईंट उस मकान की संरचनात्मक इकाई है। क्या कभी हमने यह सोचा है कि क्या इस जीव शरीर की भी कोई संरचनात्मक इकाई होगी? हां, जीव शरीर की भी संरचनात्मक इकाई होती, और इस इकाई के अंदर ही जीव शरीर के अंदर समस्त होने वाली क्रियाएं संपन्न होती है। अर्थात यह जीव शरीर के संरचना की मौलिक इकाई है। जीव शरीर के क्रियाकलाप संपन्न होने की मौलिक इकाई है। इसे जीव शरीर की संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं, इसे जीव शरीर की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। संरचनात्मक इकाई अर्थात स्ट्रक्चरल यूनिट, क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट। The fundamental, structural and functional unit of organism is known as cell। लिखा हुआ है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई। जीवन की सभी
क्रियाएं इस सेल के अंदर संपन्न होती हैं और जीवन अर्थात जीव शरीर की रचना इन्हीं सेल यानी कोशिका के द्वारा होती है। There are two types of cells. The first is known as prokaryotic cell and the second is called as eukaryotic cell. ये कोशिका दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। What is the difference between both cell? इन दोनों कोशिकाओं में क्या भिन्नता पाई जाती है? The prokaryotic cell is non-advanced and the eukaryotic cell is advanced. प्रोकैरियोटिक कोशिका अल्प विकसित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, कोशाभित्ति होती है। उसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, अर्थात उसे देखने पर यह पता नहीं चलता कि उसके केंद्रक का भाग कौन है। आकलन के आधार पर जो कुछ भी पता लगाया जाए। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो सुविकसित होती है उसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और साथ ही साथ दो प्रकार के राइबोसोम्स 70S और 80S प्रकार के पाए जाते हैं। कोशिका के बारे में सन 1938 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन ने विभिन्न पौधों पर अध्ययन किया। और अध्ययन के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी पौधों में समान प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती, बल्कि डिफरेंट पौधों में या एक ही पौधे में जितने भी कोशिकाएं होती हैं वह उतने प्रकार की तो नहीं होती, लेकिन समूह में बना बनाकर अलग अलग से पाई जाती हैं,
जिनमें आपस में समानता नहीं होती, यानी डिफरेंट टाइप की होती है। सन 1939 ईस्वी में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जिनका नाम है स्वान, वह एक जंतु वैज्ञानिक भी थे और उन्होंने जंतुओं की विभिन्न कोशिकाओं पर, भिन्न भिन्न जंतुओं की भिन्न भिन्न कोशिकाओं पर अध्ययन किया और जो निष्कर्ष स्लाइडेन ने पौधों की कोशिकाओं के बारे में निकाला, ठीक उसी तरह का निष्कर्ष स्वान ने भी दिया। एक बात की कल्पना करें, एक पौधा छोटा सा है, एक जंतु छोटा सा। यह दोनों जंतु और पौधे एक न एक दिन अपनी परिपक्वता को प्राप्त करते हैं और उस समय अल्प विकसित अवस्था से लेके परिपक्वता के बीच कोशिकाओं की संख्या में बड़ा अंतर हो जाता है। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर ये कोशिकाएं बनी किससे? कोशिकाओं की संख्या जो बढ़ी, तो कोशिकाओं की संख्या कहां से बढ़ी? ये नई कोशिकाएं जो उत्पन्न हुई कहां से आई? इस प्रश्न का उत्तर स्लाइडेन और स्वान ने नहीं दिया। फिर लगभग 16 साल बाद, सन 1939 के बाद 1955 ईस्वी में एक वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चाउ ने यह स्पष्ट किया कि जो कोशिकाएं जीवधारी के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, वही कोशिका नई कोशिका के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। यानी उसी कोशिकाओं के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यह अति सूक्ष्म जीवों में पाई जाती हैं, जैसे शैवाल में, जीवाणु में, और इनके विभाजन की प्रक्रिया बड़ी तेज होती है। इतनी तेज होती है, जैसे बैक्टीरिया की बात ले लें, इनके विभाजन की प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि यह हर 20 मिनट में विभाजित होकर 1 से 2 कोशिका में बदल जाते हैं। और अगर एक जीवाणु, अगर उसको विभाजन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती रहीं, तो 24 घंटे में एक जीवाणु, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसकी माप माइक्रोमीटर से लेकर नैनोमीटर तक होती है।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से बहुत ही गहन अध्ययन के बाद देखे जाते हैं, वह एक जीवाणु अगर अनुकूल परिस्थितियां मिल गई तो 24 घंटे के अंदर उनकी संख्या इतनी हो जाएगी कि उन्हें 1000 ठेलों पर लादा जा सकता है। कल्पना कर लेंगे, आप जिस एरिया में होंगे, एक छोटी सी एरिया जो 2-4-5 वर्ग किलोमीटर की बात कही जाए, तो अगर 1000 ठेलों पर कपड़े ले आ दिए जाएं तो उस कपड़े से इतनी बड़ी एरिया को चादर से ढक लिया जा सकता है। और यही कारण है कि ये जीवाणु जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करने वाले हैं, जब कभी बिगड़ते हैं तो पूरी एरिया को लेकर ढक लेते हैं, उस पर अटैक करते हैं, अर्थात रोग की जगह महामारी का निर्माण कर लेते हैं। ये बात रही अलग। मैं चूंकि कोशिका पर चल रहा हूं तो विभाजन के संदर्भ में बात आई तो ये बातें उस पर कह दी गई। लेकिन एक कोशिका दो प्रकार की, एक को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं जो अल्प विकसित होती है, जो जीवाणुओं में पाई जाती है, सूक्ष्म जीवों में पाई जाती हैं, शैवालों में पाई जाती हैं। और वे कोशिका जो विकसित होती है वह यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानी जाती है। इन कोशिकाओं की संख्या के आधार पर भी जंतु दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं जंतु या पौधे, दोनों की बात की जाएगी। एक को कहते हैं एक कोशिकीय जीव और दूसरे को कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव को यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहते हैं। हम सभी बहुकोशिकीय प्राणी के अंतर्गत आते हैं, जबकि अमीबा, एंटमीबा, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, युगलिना, क्लेमाइडोमोनास, वालवाक्स, ये सभी एक कोशिकीय जीवधारियों की संख्या में आते हैं। अब हम एक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भी हमें यह जानना होगा कि ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। वे कोशिका जो जंतु के शरीर में पाई जाती है उसे जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल कहते हैं, और वह कोशिका जो पौधों के शरीर निर्माण में भाग लेती है उसे पादप कोशिका अर्थात प्लांट सेल कहते हैं। सबसे पहले मैं एक यूकैरियोटिक एनिमल सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करूंगा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अर्थ यह हुआ कि उस कोशिका के अंदर सभी अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले हों।
इसे लिखा हुआ है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल, एक जंतु कोशिका की अति सूक्ष्म संरचना। यह संरचना यहां ब्लैक बोर्ड पर दिखाई गई। कोशिका की आकृति गोलीय भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, बहुभुजाकार भी हो सकती है। लेकिन जो मेरे छात्र इस व्याख्यान को सुन रहे होंगे, चित्र को देख रहे होंगे, वह अपने मन में एक बात बैठा लें कि वह अपने किसी प्रश्न का उत्तर ऑन पेपर देंगे और वही पेपर एग्जामिनर के सामने होगा। हम एग्जामिनर से उस प्रश्न के अधिकतम नंबर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और अधिकतम नंबर प्राप्त करने के लिए हमारे उत्तर में भी किसी न किसी प्रकार का आकर्षण होना चाहिए। तो कोशिका की ऐसी शेप दें जो देखने में आकर्षक लगे। मेरे विचार से जो शेप आकर्षक लगती होगी वह मैंने ब्लैक बोर्ड पर प्रस्तुत किया है। इस शेप के अतिरिक्त भी अलग शेप दिया जा सकता है, वह देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तमाम तरह की गोली रचना भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है और बहुभुजाकार भी हो सकती है। अब इसमें हम देखते हैं एक कोशिका के बारे में कि कोशिका के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और यह सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ से एक तरल पदार्थ को घेरे रहता है, जिस तरल पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। जिसके कारण इस रचना को जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। कला मीन्स आवरण, इन्वेलप, इन्वेलप मीन्स लिफाफा होता है। लिफाफे में भरते हैं तो वह आवरण का काम करता है। ठीक उसी प्रकार यह जीव द्रव्य कला या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म मैंने PM लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जो कोशिका की भिन्न भिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं।
या कोशिका की भिन्न भिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि किसी यह कोशिका के भिन्न भिन्न क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य करते हैं। हम सबसे पहले कोशिका का एक अंगक है, ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है, जिसको कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। इस पर चर्चा करेंगे। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस कोशिका की वह संरचना है जो कोशिका के संपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य करता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। केंद्रक कला मैंने जीव द्रव्य कला के समय ही कहा था, जीव द्रव्य का आवरण, उसी प्रकार यह केंद्रक का आवरण है। केंद्रक लगभग गोलाकार साइज में, जिसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को केंद्रक कला कहते हैं, जबकि केंद्रक कला रेगुलर नहीं होती बल्कि इरेगुलर होती है, और यू इरेगुलर होने के कारण बीच बीच में खंडित होती है, जिस खंडित होने के फलस्वरूप केंद्रक कला में जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं, जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक छिद्र को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियोपोर। अब इसके बाद देखते हैं कि यह केंद्रक कला एक तरल पदार्थ को चारों तरफ से घेरे रखने का कार्य करती है, जिसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे के समान रचनाएं पाई जाती हैं। धागे के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिन रचनाओं को क्रोमैटिन धागे कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, और यही क्रोमोसोम्स माता पिता के लक्षणों को संतान में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस केंद्रक द्रव्य के भीतर एक गहरे रंग की आवरण विहीन रचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। अंग्रेजी में इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब तक जितनी व्याख्या हुई वह यह कि न्यूक्लियस के कौन कौन से भाग होते हैं। अब इसके बाद हम अन्य ऑर्गेनेल पर भी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है गाल्जी काय। ये गाल्जी काय क्या? तो गाल्जी काय कोशिका का भंडार गृह है, और कोशिका में बनने वाले पदार्थों का संचय भी करता है, और आवश्यकता पड़ने पर उन पदार्थों को पुनः कोशिका में वापस भी करता है, यानी श्रावण का कार्य भी करता है। अर्थात एक गाल्जी काय
श्रावण और संचयन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसकी खोज करने के लिए एक वैज्ञानिक जिनका नाम था कैमिलो गाल्जी, और कैमिलो गाल्जी के नाम पर ही इसका नाम गाल्जी काय रखा गया, गाल्जी बाडीज रखा गया। इसके बाद दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य के अंदर जूते और चप्पल की आकृति जैसी रचनाएं पाई जाती है। देखने में लगेगा कि वो जूते चप्पल जैसी आकृति है। इसके चारों तरफ का आवरण ठीक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है, यानी उसी को इकाई झिल्ली भी कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन की भीतरी परत अंदर की तरफ धंसकर अंगुलियों जैसी रचना का निर्माण करती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया, अब चूंकि इस पर बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग सभी अंगकों के बारे में भी चर्चा आगे के व्याख्यान में देंगे, इसलिए बस यही जाने कि इसका क्या नाम है और कोशिका में किस कार्य का संपादन करते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं, जिस ऊर्जा के प्रभाव से कोशिका और शरीर के सारे क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, अर्थात इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका के भीतर यह जालिकावत संरचना पाई जाती है। कोशिका के अंदर रेटिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। कोशा द्रव्य के मध्य में पाया जाता है, इसीलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिसे हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। कौन सी जालिका? अंतःप्रद्रव्य जालिका। There are reticular structures are present in cytoplasm known as endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum. Smooth type of endoplasmic reticulum and rough type of endoplasmic reticulum. Smooth type of endoplasmic reticulum denoted by SER and rough type of endoplasmic reticulum is denoted by RER. What is the reason that one is called as SER and other is called as RER? When the ribosomes are
अटैच इन सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जब राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके होते हैं तो इसे रुक्ष या खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। When the ribosomes are attached on the surface of endoplasmic reticulum, then it is called as rough type of endoplasmic reticulum and denoted by RER. But when ribosomes are not attached on the surface of endoplasmic reticulum, then endoplasmic reticulum is called as smooth type of endoplasmic reticulum and denoted by SER. They are take part in protein synthesis with presence of ribosomes. अब इसके बाद राइबोसोम्स के बारे में जानेंगे। राइबोसोम्स दो इकाइयों के बने होते हैं। उसमें एक बड़ी इकाई होती है और एक छोटी इकाई होती है, और यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, एक और ऑर्गेनेल है जिसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम एक थैलीनुमा रचना है। जिस थैलीनुमा रचना के अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, पाचक रस भरे होते हैं, और यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पचाने में मदद करती है। लेकिन जब ये लाइसोसोम्स कभी कोशिका में फट जाता है तो फटते ही यह कोशिका को ही पचा लेता है, अर्थात कोशिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कोशिका की आत्महत्या हो जाती है। इसीलिए इन्हें बैग ऑफ सुसाइड कहते हैं। कोशिका के आत्महत्या के थैले कहते हैं। एक है तारक काय। तारक काय केंद्रक के समीप ही तारे जैसी रचना के रूप में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के कार्य के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अब तक जितनी व्याख्या मैंने कोशिका के बारे में किया, उसमें बस यही बताया गया कि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के कौन कौन से अंगक होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, और वह ऑर्गेनेल कोशिका में क्या कार्य करते हैं। जबकि प्रत्येक अंगकों का
ज्ञान विस्तार से कराया जाएगा, वह आगे के व्याख्यानों में होगा। अब तक हम केवल एक जंतु कोशिका के बारे में जाने हैं, तो हमेशा ये मन में बात आती होगी कि ठीक है, ये तो जंतु कोशिका की संरचना रही, तो पादप कोशिका की भी कोई संरचना होती होगी? तो बिल्कुल होती है। कैसी होती है? तो इसी के समान होती है, लेकिन थोड़ी भिन्नता के साथ। आखिर वो कौन सी भिन्नता होती है? उस भिन्नता को जाने। हम चाहे तो कुछ ऑर्गेनेल इसमें बना दें और कुछ को इसमें से हटा दें, तो यही जंतु कोशिका पादप कोशिका में परिवर्तित हो जाएगी। आखिर कैसे? तो पादप कोशिका के अंदर इस जीव द्रव्य कला के चारों तरफ एक मोटी दीवार पाई जाती है, जिसे कोसा भित्ति कहते हैं, सेल वाल कहते हैं, और कोशिका द्रव्य के अंदर गुब्बारे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में वैक्यूल और हिंदी में रिक्तिका कहते हैं। यह रिक्तिका देख रहे हैं, इन्हीं रिक्तिका को ले आके इसके अंदर जगह जगह बना देंगे। और हम सभी जानते हैं कि पादप कोशिकाएं अपना भोजन स्वयं बनाने में समर्थ होती है, और यह एक विशेष प्रकार के लवक, हरित लवक के कारण होता है। तो देखिए, हरित लवक की संरचना यहां बनाई गई है, और यह हरित लवक इसमें पाया जाता है। अब तक तो हमने इस कोशिका के अंदर सारे अंगों को जोड़ने का काम किया। क्या कुछ निकालना भी है? हां, तो यही सेंट्रोसोम इसमें से निकाल देंगे। सेंट्रोसोम निकालकर हरित लवक और रिक्तिका को कोसा द्रव्य में व्यवस्थित करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक कोसा भित्ति लगा दें, और यह कोशिका प्लांट कोशिका के रूप में जानी जाएगी। अब तो इसके आधार पर हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। एक तरफ जंतु कोशिका, एक तरफ पादप कोशिका। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बहुत छोटी और कम संख्या में पाई जाती हैं, जबकि पादप कोशिका में यह रिक्तिकाएं बहुत बड़ी और अनेक की संख्याओं में पाई जाती है। एक बात और करना चाहेंगे, अनेकों बार प्रश्न पूछे गए, prove that cell is
इक्वल टू एज ए फैक्ट्री। यह साबित कीजिए या यह सिद्ध कीजिए कि कोशिका की तुलना एक कारखाने से की जाती है या कोशिका की संरचना कारखाने की संरचना से बिल्कुल मिलती जुलती है। अब पॉइंट वाइज मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले कोई भी उद्योग होगा, कोई भी कल कारखाना होगा, सबसे पहले उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री वाल होती है। उसी प्रकार कोशिका के चारों तरफ भी, चाहे वह जंतु कोशिका हो चाहे वह पादप कोशिका हो, एक आवरण पाया जाता है। प्रत्येक कारखाने में यंत्रों को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए अपना पावर हाउस होता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका में भी संपूर्ण क्रियाओं को संचालित करने के लिए, ऊर्जा की सप्लाई बनाए रखने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कारखाने में भी चाहे कच्चा माल हो या उसका उत्पाद हो, उसके रखने के लिए जगह जगह गोदामें बनाई जाती हैं, जिनमें उनका हम संचयन करते हैं और फिर उसमें से निकासी भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस कोशिका के अंदर भी गाल्जी काय पाया जाता है, जो कोशिका के अंदर आवश्यक पदार्थों का श्रावण और संचयन करता रहता है। एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या इतनी ही समानता है, कुछ और है? तो हर कारखाने में कारखाने का एक नियंत्रणकर्ता होता है, जो कारखाने की संपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, और वह होता है इंजीनियर। ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, जो कोशिका में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हुए उसे संपन्न होने में सहायता करता है। अब तक जितनी भी व्याख्याएं दी गई, अब तक जितनी भी बातें की गई, यह देखा गया कि जिस प्रकार की रचनाएं किसी कल कारखाने में पाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार की रचनाएं इस कोशिका के अंदर भी पाई जाती हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोशिका की संरचना एक कारखाने की संरचना से समानता रखती है, अर्थात कोशिका एक कारखाना है। अब इसके बाद कोशिका के अंदर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के अंगक, जिनके बारे में जानकारी अगले व्याख्यान में दी जाएगी।